हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखें, मैपिंग प्रोग्राम के अंतर्गत आज हम लोग सिंधु नदी तंत्र अर्थात इंडस रिवर सिस्टम के ऊपर चर्चा करेंगे। इसके मैप को देखेंगे कि किस प्रकार से इसको भारत सहित उपमहाद्वीप के मैप पर कैसे हम इसको एलोकेट करें। और ये एक अति महत्वपूर्ण नदी तंत्र है, कहने का मतलब रिवर सिस्टम है। और जब नदियों की बात होती है तो हमारे जहन में अर्थात मस्तिष्क में कई बातें आती हैं। नदियाँ, सबसे पहले नदियों को सभ्यता का पालना कहा जाता है। नदियाँ क्या होती हैं? सभ्यता का पालना होती हैं। और जहाँ तक इंडस रिवर की बात है, सिंधु नदी की बात है, तो यह एक पूर्ववर्ती नदी है। जैसे हिमालय की अन्य प्रमुख नदियों की तरह यह क्या है? एक पूर्ववर्ती नदी है, एंटीसीडेंट रिवर है, अर्थात हिमालय के निर्माण से पहले ये निर्मित हो चुकी थी। और यह लगातार अपने गर्तन प्रक्रिया के द्वारा गहरे खड्ड का निर्माण करती है। और यह और अधिक इसका महत्व इसलिए है कि यह पूरा पाषाण काल से अगर हम देखते हैं, सामान्यतः पूरा पाषाण काल सभ्यता से लेकर वर्तमान की सभ्यता के बसाव का स्थल रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, ताम्र पाषाण काल और सिंधु सभ्यता की बसाव का स्थल रहा, उसकी उस सभ्यता का पालना रही है। और वर्तमान में भी जो उपमहाद्वीप की परिस्थिति को हम देख रहे हैं, जैसे पाकिस्तान है और भारत है, तो इसका पालना है। तो ये अति महत्वपूर्ण नदी है। अब देखें इसकी लंबाई कितनी है। लंबाई लगभग 2880 किलोमीटर है, लेकिन नवीनतम सूचनाओं के अनुसार बताई जा रही है कि यह 3200 किलोमीटर लंबी है। जबकि भारत में इसकी लंबाई की वो बताया गया कि 709 किलोमीटर। इसका जो अपवाह तंत्र है, अपवाह तंत्र का अपवाह क्षेत्र जो है, कई किताबों में वेरिएशन दिया हुआ है। तो कहीं 11,78,000 वर्ग किलोमीटर है। तो यही सही है, क्योंकि जिन किताबों में 11,65,000 वर्ग किलोमीटर दिया है, तो हिंदुकुश के पर्वतपदी भाग से जो नदियां आ रही हैं उनका उसमें डेटा नहीं इंक्लूड किया गया है। तो एग्जैक्ट जो है लगभग 11,78,000 वर्ग किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र है। और इसमें अनेक नदियां हैं। तो देखते हैं कि इसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो सबसे पहले जब इस मैप को देखते हैं, राजनीतिक मैप को हम देखते हैं, कहने का मतलब जब पॉलिटिकल मैप हम देखते हैं, राजनीतिक मानचित्र, तो हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि जब नदी यहाँ से चलती है, पहले रफ डायग्राम हम लेते हैं, फिर बात करेंगे ब्लैंक मैप पर, कि मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत से बोखरचू नामक ग्लेशियर से निकली, ऐसे लद्दाख क्षेत्र से होते हुए फिर ये पाकिस्तान में आ रही है। और पाकिस्तान से होते हुए यह पंजाब सिंध प्रांत से होते हुए कराची के पास जो है अरब सागर में डेल्टा का निर्माण करती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो यहाँ पर सियोक है, जास्कर है, गिलगिट है। इधर से अपनी सतलज नदी आती है और ये आकर मिठानकोट के पास मिल जाती है। और सतलज में जो मिलने वाली प्रमुख है ब्यास है। ब्यास के बाद ये झेलम तंत्र आ गया, झेलम के बाद रावी है, रावी के बाद ये चेनाब है। तो ये प्रमुख नदी तंत्र। तो यह जो नदी है अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति के, यहाँ क्लियर हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति की है। चाइना, भारत और पाकिस्तान से होकर गुजरती है। क्लियर। अब इस मानचित्र पर हम देखते हैं कि इस नदी को कैसे एलोकेट करेंगे। तो देखें, अब ये थोड़े से इस मैप को मैं बड़ा कर दूं, भारत के मानचित्र को थोड़ा सा बड़ा कर दूं। अब देखें, यहाँ पर ध्यान रखें, यहाँ पर पहले इस ओरिजिन बिंदु को हमें लोकेट करना है। तो ओरिजिन बिंदु जो है यहाँ पर जानते हैं कैलाश पर्वत है। यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से मैंने दिखा दिया कैलाश पर्वत। और इसके बाद प्रतीकात्मक रूप से एक तथ्य और हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर दो तथ्य, ये मानसरोवर झील है और ये राकस झील है। ये मानसरोवर झील है और राकस झील है। और यहीं से ये नदी ओरिजिन हो रही है, नदी का ओरिजिन हो रहा है। तो जैसे यहीं से ये नदी निकली, यहाँ पर बोखरचू, अगर इसको ग्लेशियर को थोड़ा सा हम दिखाने की कोशिश करें तो वाइट कलर से हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर क्या है? बोखरचू ग्लेशियर है। क्या नाम है? बोखरचू ग्लेशियर, ध्यान रखेंगे। और यहाँ से ये नदी चली, यहाँ से ऐसे ये नदी चली और चांगला दर्रे से होके दमचौक के पास चांगला दर्रा है। और यहाँ से होते हुए जास्कर और लद्दाख श्रेणियों की मध्य से होते हुए गई गिलगिट क्षेत्र में, और वहाँ से तीक्ष्ण कटक बनाते हुए पाकिस्तान की तरफ मुड़ जाती है। और अटक के पास, पाकिस्तान में अटक के बाद ये मैदानी भाग में आती है और पुनः ऐसे कर्व लेते हुए यह
अरब सागर में चली जाती है कराची के पास। तो ये क्या हो गई? सिंध नदी। क्या हो गई? सिंधु नदी या सिंध या इंडस के नाम से हम जानते हैं, ये इंडस रिवर हो गई। क्लियर? अब इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है उसको हम देखते हैं। तो इसकी प्रमुख सहायक नदी हमारे पास जो है वो सतलज है, सबसे बड़ी है। तो इसको लेंगे। सतलज जो है मानसरोवर झील और लाक्स झील दोनों से जल लेती है और ऐसे आकर सिपकी इलाके पास यह जास्कर श्रेणी को काटती है और सिपकी इलाके पास हिमाचल प्रदेश में प्रवेश की और इस तरह से होते हुए हिमाचल पंजाब से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है और मिठानकोट के थोड़े से दक्षिण पश्चिम में आकर किससे मिल जाती है? सिंधु नदी से। ठीक। अब इनकी प्रमुख सहायक नदियों को हम इधर से देखते हैं। अब यहाँ पर जो पंच नद हैं, जो पांच नदियों को सम्मिलित किया गया, इन्हीं 5 नदियों के नाम पर इसको रख दिया गया। इसका नाम रख दिया गया पंजाब क्षेत्र। आगे चर्चा भी करेंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं, तो इधर से हम लेंगे। नदी आई तो यहाँ से लोकेशन के लिए हम इधर से लेते हैं। तो यहाँ से ये पंचनद है, ये जा रहा है और ये यहाँ पर ये झेलम के रूप में गया। तो ये झेलम नदी है। कौन सी है? नदी झेलम। ये झेलम नदी है। अब इसके लोकेशन को थोड़ा सा हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको हम पतला कर लें। यहाँ पर ये देखो, इसमें मिलने वाली हरिके बैराज के पास मिलने वाली ब्यास नदी है। क्या है? ब्यास है। फिर यहाँ से ये चली राबी। ये क्या है? राबी। और यहाँ पर ये है चिनाब। ये नदी का नाम क्या है? चिनाब है। तो ये नदियाँ आ गई। तो इस तरह से तंत्र बन गया। तो सतलज, ब्यास, राबी, चिनाब और झेलम बन गई। झेलम की एक सहायक नदी है, ध्यान रखेंगे। झेलम की एक सहायक नदी है, उसका नाम है किशन गंगा। क्या है? किशन गंगा। तो यहाँ ले लेंगे किशन गंगा। क्लियर? तो ये हो गया। अब जो मुख्य धारा सिंधु की है, मुख्य धारा सिंधु की है, यहाँ पर देखें तो यहाँ कई नदियाँ हैं, छोटी छोटी, छोटी तो नहीं, कहीं बड़ी हैं, गहरे खड्ड का भी निर्माण करती है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो ये काफ़ी प्रसिद्ध नदी है जिसका नाम आपने सुना होगा, सियोक। ये नदी कौन सी है? सियोक नदी है। ये सियोक नदी ऐसे आ रही है और इसमें एक नदी मिलती है जो कि पिछले वर्ष काफ़ी चर्चा में थी। यहाँ इसको कहते हैं गालवान। क्या कहेंगे? गालवान। जहाँ पर जिसकी घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के मध्य क्या हुई थी? झड़प हुई थी। भारत और चीन के सैनिकों के मध्य झड़प हुई थी, जो काफ़ी विवाद हुआ था। फिर इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक दूसरी नदी सिंध में मिल रही, इधर से एस्तर है और इधर से एक नदी आ रही है जिसका नाम गिलगिट है। क्या नाम है? गिलगिट है। तो ये प्रमुख हैं। तो इस तरह से 2-3 मिनट में आप क्या करेंगे? नदियों को लोकेट करेंगे, इनका नाम भी याद रख लेंगे। अब इनका नामकरण मैं कर देता हूँ, फटाफट नामकरण कर देता हूँ। ये है इंडस। ये कौन सी नदी हो गई? इंडस। और ये जो अपनी जा रही है सतलज, ये हो गई सतलज। क्लियर? ये नदी कौन सी हो गई? सतलज हो गई। ये सतलज हो गई। ये कौन सी नदी हो गई? सतलज। ब्यास, राबी, चिनाब, झेलम, किशनगंगा। और यहाँ पर ये हमने देख लिया कि ये सियोक है, सियोक की सहायक गालवान है और यहाँ पर अस्तर है, यहाँ पर एस्टर नदी और यहाँ पर गिलगिट आ रही है। और यहाँ एक नदी और मिलेगी, ये एक नदी और है जो कि जास्कर श्रेणी से होकर जा रही है, जिसको हम कहते हैं जास्कर। इसका नाम ही हम क्या रखेंगे? जास्कर। तो इनका नामकरण कर देते हैं। अब देखो, यहाँ पर नाम लिखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सियोक। इस नदी का नाम क्या लिखेंगे? सियोक। और ये है गालवान। ये गालवान। अभी तीर के द्वारा इन सबको दिखा देंगे। ये है जास्कर। तो जास्कर को मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूँ, जास्कर। ठीक। ये है गिलगिट। क्या है? गिलगिट। कौन सी नदी है? यहाँ पर गिलगिट है। और ये इंडस है, उधर से आ रही है। ये इंडस हो गई जो आ रही है इधर से। ठीक। अब इन नदियों का नाम यहाँ लिखना थोड़ा मुश्किल है, तो यहाँ पर मैं साइन दे रहा हूँ। मतलब कहने का मतलब एक प्रतीक के माध्यम से लेंगे। इसका नाम मैं लिख दे रहा हूँ, किशन गंगा है तो के,
ये जे से झेलम, सी से चिनाब, आर से रावी और बी से ब्यास। तो यहाँ पर नाम लिख देते हैं। के से क्या हो गया? किशन गंगा, ध्यान रखेंगे, किशन गंगा। और जे से झेलम, जे से झेलम, सी से चिनाब, सी से क्या हुआ? चिनाब, आर से रावी, रावी और बी से ब्यास। अब देखो, तो ये नदियां हो गई। अब देखें इसको, अगर हम देखते हैं ऐसे, तो बोखरचू ग्लेशियर से निकल रही है, कैलाश जो पर्वत है उसके पूर्वी भाग से, सरोवर झील के आसपास से भी लेती है, लेकिन मुख्य रूप से बोखरचू ग्लेशियर से। जब यह बोखरचू ग्लेशियर से निकलकर उत्तर पश्चिम की ओर क्रॉस करती है और चांगला दर्रे के पास, चांगला दर्रे के पास से ये क्या होती है? भारत में इंटर करती है और यहाँ से लद्दाख को काटते हुए, जास्कर और लद्दाख के मध्य है, लेकिन लद्दाख के पर्वतपतीय भागों से, पर्वतपतीय भाग से होकर जा रही, तो लद्दाख श्रेणी को काटते हुए, गर्तन करते हुए विश्व के सबसे गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। और जब नदी यहाँ पहुँचती है तो यहाँ पर एक स्थान है, यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है बुंजी। क्या नाम है? बुंजी नामक स्थान पर, कहाँ पर? बुंजी नामक स्थान पर विश्व के सबसे गहरे गार्ज का निर्माण करती है, जहां गार्ज की गहराई लगभग 5200 मीटर है, 5200 मीटर है। और यहीं से ये नदी क्या होती है? तीक्ष्ण मोड़, जो हिमालय ने तीक्ष्ण मोड़ बनाया, उसके सहारे पाकिस्तान की तरफ प्रवेश करती है और अटक के पास, पाकिस्तान में अटक के पास क्या करती है? मैदान में प्रवेश करती है और यहाँ पर एक उपजाऊ नदी घाटी का निर्माण करते हुए सिंध से होते, पंजाब राज्य और सिंध राज्य से होते हुए कराची के पूरब में जाकर अरब सागर में मिल जाती है। अब देखो यहाँ पर जो ये जो नदियां हैं, ये उपजाऊ दोआब का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? उपजाऊ दोआब का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर जैसे कहा गया सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, और इसके विषय में एक कहावत भी है, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम नदी बहे पंजाब। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम नदी बहे पंजाब, अर्थात 5 नदियों के बहाव स्थल को पंजाब कहा जाता है, जो स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ? 2 भागों में बट गया, पाकिस्तान का पंजाब और भारत का पंजाब। लेकिन यह विश्व के अति उपजाऊ दोआब का निर्माण करती हैं, जो अपने उत्पादक शक्ति के लिए, यह क्षेत्र कृषि उत्पादक शक्ति के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो 5 नदियां, तो यहाँ 5 दोआब हैं। यहाँ पंच दोआब, जैसे कहा जाता है पंच प्रयाग, उसी तरह से पंच दोआब। और इन पंच दोआब को इंडिकेट करने के लिए मैं इंडिकेट कर दे रहा हूँ। नंबर 1 दोआब, द्वाब नंबर 1, द्वाब नंबर 2, द्वाब नंबर 3, द्वाब नंबर 4 और द्वाब नंबर 5। अब ये पंचद्वाब को भी कई बार पूछा गया, तो एक बार यहां पर मैं पंचद्वाब के नाम लिख दे रहा हूं। अब इसमें देखना, पंचद्वाब के अंतर्गत जो 5 द्वाब हैं खूब प्रश्न पूछे गए। उत्तर से दक्षिण की स्थिति, किन द्वाब, कौन सा द्वाब किन किन नदियों के मध्य है, और किस द्वाब का निर्माण कौन कौन सी नदियां करती हैं, खूब प्रश्न पूछा गया। तो यहाँ ध्यान रखना कि जो वर्ड लिए जाएंगे, टर्मिनोलॉजी, उस टर्मिनोलॉजी को अगर इंग्लिश में हम लेते हैं तो लगभग अधिकतर पहला और तीसरा जो अक्षर होगा, उन शब्दों के अंदर जो वर्ड होंगे, उनसे नदियों का नाम आपस में क्या होगा? मिल जाएगा। तो ये टिक लगा सकते हैं। जैसे अब द्वाब नंबर 1 मैंने लिया, द्वाब नंबर 1, द्वाब नंबर 1 हमने ले लिया, द्वाब नंबर फर्स्ट, इसका नाम हम दे रहे हैं बिस्त। क्या नाम देंगे? बिस्त। तो बिस्त में अगर हम ध्यान देते हैं, बिस्त में अगर हम ध्यान देते हैं, बी और यस, क्या ध्यान देंगे? बी और यस, ध्यान रखना, बी और यस। तो बी से जो होगा, बी से जो होगा ब्यास, क्या होगा? ब्यास नदी। और यस से क्या हुआ? सतलुज, सतलज। तो सतलज और ब्यास के मध्य बिस्त, ठीक। इसके बाद दूसरा है बारी, दूसरा जो द्वाब हम लेंगे उसका नाम है बारी। क्या लेंगे? बारी, बारी। तो बी और आर, बी से क्या हुआ? ब्यास, क्या हो गया? व्यास। और आर से क्या हो गया? रावी, ठीक। तो बारी किसके मध्य? व्यास और रावी के मध्य। तीसरा हम लेंगे, तीसरे नंबर का द्वाब है जिसका नाम दिया जाता है
रेचना, क्या देंगे? रेचना। रेचना, रेचना के अंदर अगर जाएंगे तो रावी, रावी प्लस चेनाब, क्या बोलेंगे? चेनाब। इसके बाद 4 नंबर पर जब हम जाएंगे तो चौथे नंबर का नाम दिया गया चाज। क्या नाम दिया गया? ध्यान रखें, चाज। क्या नाम रखेंगे? चाज। और चाज को हम देखेंगे तो CS से क्या हुआ? चेनाब। और प्लस J से क्या हुआ? झेलम। तो देखिए 4 द्वाब आ गया और 5वां द्वाब का नाम रखा गया सिंधु सागर। क्या नाम रखा गया? सिंधु सागर। सिंधु सागर। तो ये जो है बेसिकली देखा जाए कि जो ये 3 नदियों का जो मिलन है, रावी, चेनाब, झेलम, उससे तो यहाँ पर हम ले लेंगे बेसिकली झेलम या चेनाब भी। झेलम, झेलम और प्लस इंडस के मध्य। किसके मध्य? इंडस के मध्य। तो ये पंचद्वाब है। पंचद्वाब में आ गए तो बिस्त, ब्यास और सतलज के बीच, बारीक ब्यास और रावी के बीच, रेचना, रावी और चेनाब के बीच, चाज, चेनाब और झेलम के बीच, और सिंधु सागर, झेलम और इंडस के बीच। तो ये मौलिक तथ्य हैं। तो इस तरह से आप क्या करोगे कि 5 मिनट में मैप बनाया और फटाफट याद कर लोगे। कैसे? सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम नदी बहे पंजाब और झेलम की सहायक नदी किशन गंगा है। इधर से चलते हैं तो इस तरह से ही आप क्या करोगे, इस मैप को डोनेट कर, मतलब कि रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर दें। देखें, अब देखो, ये तो क्या आपको करना है कि मैप को यहाँ भी देख लिया, यहाँ भी देख लिया, तो कौन सी नदी कहाँ से निकली, किस हिमनद से निकली, कौन कौन सी इनकी प्रमुख सहायक नदी है, कौन चर्चा में है। जैसे गालवान चर्चा में थी, तो गलवान चर्चा में थी तो पूछ देंगे किसकी सहायक नदी? श्योक की। श्योक किस में मिल गई? सिंध में। किस क्षेत्र में? लद्दाख क्षेत्र में। ध्यान रखेंगे। इसके बाद द्वाब, तो 5 द्वाब है, तो पंचद्वाब, बिस्त, बारी, रेचना, चाज। अब इसको देखो, यहां से तो हमने क्या किया, आराम से आपको दिखा दिया, यहाँ पर एलोकेट भी कर दिया। तो मैपिंग प्रोग्राम में इस तरह से अगर करोगे तो पूरा का पूरा तथ्य आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। यहाँ बोखरचूज हिमनद भी आ गया। इसके साथ साथ हमने क्या देखा, मानसरोवर झील, राकस झील भी देख लिया, और यहाँ पर कैलाश पर्वत दे दिया, चांगला दर्रे से होकर जा रही है। तो यहाँ से ये नदी इस प्रकार से ये पंचद्वाब बन गया और विश्व के सबसे उपजाऊ क्षेत्र का निर्माण करती हैं। इससे सत्यापित भी हो जाता है कि नदियाँ सभ्यताओं की पालना होती है। अब इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से भी हम देख सकते हैं। देखिए उसी चीज को मैंने पहले दिखा दिया, तो ये आप देख लें, सेम परिवृत्ति वैसे दिख रही है। कैलाश पर्वत यहाँ से निकली, सिंधु गई, तो सिंधु से सियोक और गालवान मिलती हुई, गालवान मिल रही, सियोक में, सियोक कहाँ मिल गई? सिंधु में। फिर जास्कर होगी, जास्कर के बाद एस्तर, एस्तर के बाद गिलगित। इधर से देख रहे हैं तो राकस लेक और मानसरोवर लेक से क्या निकली? सतलज। सतलज आ गई यहाँ पर, तो मिठानकोट के थोड़ा सा दक्षिण में जाकर मिल जाती है सिंधु से, और उससे थोड़ा सा उत्तर की तरफ जो आता है, तो ये जो पंचनद वाला क्षेत्र है, पंचनद मतलब 5 नदियां जहाँ मिलती हैं, तो मिठानकोट से थोड़ा उत्तर में ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम और किशन गंगा आकर मिल रही है यहाँ पर। तो इस तरह से देखा गया। फिर यहाँ पर द्वाब को बहुत अच्छी तरह से दिखा दिया गया, बिस्त, बारी, रेचना, चाज और सिंधु सागर। बिस्त मतलब ब्यास और सतलज के मध्य, बारी ब्यास और रावी के मध्य, और रेचना, रावी और चेनाब के मध्य, चाज किसमें? चेनाब और झेलम के मध्य, और सिंधु सागर द्वाब किसके मध्य? सिंधु सागर किसके? झेलम और इंडस के मध्य, यानी सिंधु के मध्य। तो इसको भी आप बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे। इसके बाद देखो और बड़ा मैप आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। देखो ये और आपके लिए थोड़ा सा कंसिडरेबल हो जाएगा, बहुत अच्छी तरह से इसको कंसीडर आप कर सकते हो। देखो बोखरचू ग्लेशियर, कैलाश पर्वत, यहाँ मानसरोवर लेक, तो यहाँ से क्या हो, कैलाश पर्वत, इंडस नदी यहाँ से उत्तर पश्चिम से होते हुए जा रही है, जहाँ पर इस हिमालय क्षेत्र में इसको सिंघे खबाब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंघे खबाब। हिमालय प्रदेश में सिंधु नदी को सिंघे खबाब भी बोलते। आगे गई तो जास्कर नदी मिली, और ये नदी किन पर्वतों के बीच में, किन रेंज के बीच में? तो जास्कर इधर है, लद्दाख इधर है, तो सॉरी
जास्कर और लद्दाख के बीच से गहरे खड्ड बनाते हुए, जास्कर और लद्दाख के मध्य से गहरे खड्ड बनाते हुए उत्तर पश्चिम की तरफ जा रही है। और यहाँ पर जाते जाते बुंजी नामक स्थान पर, क्या नाम बताया था आपको, बुंजी नामक स्थान पर 5200 मीटर गहरे गार्ज का निर्माण करती है, जो विश्व का सबसे गहरा गार्ज है। अब यहाँ पर जास्कर नदी मिली, यहाँ पर श्योक मिली, श्योक की सहायक गालवान, यहाँ पर एस्तर नदी, और जहाँ तीक्ष्ण मोड़ बना रही है इधर गिलगिट नदी आकर मिलती है और फिर यहाँ से तीक्ष्ण मोड़ बनाते हुए पाकिस्तान की तरफ अर्थात दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है और अटक के पास जाते हुए पहाड़ी क्षेत्र को छोड़कर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। और ये यहीं से ये प्राचीनतम नदी है। तो इसी नदी घाटी के कारण सिंधु सभ्यता जैसे बड़ी सभ्यताओं का विकास हुआ और वर्तमान की सभ्यता के विकास के लिए भी ये नदी अपूर्ण, कहने का मतलब अमूल्यवान योगदान दे रही है, कहने का मतलब पूर्ण रूप से अमूल्यवान योगदान दे रही है वर्तमान सभ्यता के विकास के लिए। अगर यहाँ हम बात करते हैं प्रमुख सहायक नदी, तो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन इसकी दिख रही है आपको, सतलज। सतलज को इस क्षेत्र में, तिब्बत क्षेत्र में लान चेन खंबाब कहते हैं। और ये मानसरोवर झील, राक्षस झील से निकलते हुए थोड़ा सा उत्तर पश्चिम की तरफ गई और यहाँ जास्कर श्रेणी को काटेगी। कहाँ काटेगी, सतलज जास्कर श्रेणी को काटेगी और सिपकीला दर्रे से होते हुए हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहाँ गहरे खड्ड का निर्माण करते हुए आगे जाती है। और जैसे ये आगे बढ़ती है, इसकी मुलाकात होती है ब्यास से हरिके पास, पंजाब में हरिके के पास ये व्यास को ज्वाइन करती है और पुनः आगे चली जाती है मिठानकोट। और मिठानकोट से थोड़ा सा दक्षिण में सिंधु से मिल जाती है। उस थोड़ा सा उत्तर पूर्व की तरफ देखें तो ये 5 नदियों का मिलन होता है, जिसे पंचनद कहते हैं। क्या कहते हैं, पंचनद कहा जाता है। जिसमें कौन नदी आई, ब्यास तो इसकी सहायक हो गई, फिर यहाँ पर रावी आकर मिल रही है, कहाँ, सराय सिद्धू में, पाकिस्तान के सराय सिद्धू के पास रावी ज्वाइन कर रही है मूल शाखा को, जो ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं, झेलम और चिनाब आ रही है, और चिनाब इसको ज्वाइन कर रही है तिरम्बू के पास। कहाँ पर, तिरम्बू के पास, ध्यान रखेंगे तिरम्बू के पास। और यहाँ पर किशन गंगा इसकी प्रमुख सहायक नदी दिख रही थी। 5 नदियां आ गई और 5 नदियां मिठानकोट के उत्तर पूर्व में मिल रही हैं, जिसको पंचनद क्षेत्र बोला जाता है। और जहां तक दोआब की बात है तो देखो, बिस्त दोआब, सतलज और ब्यास के मध्य बारी, ब्यास और रावी के मध्य रेचना, रावी और चिनाब के मध्य चाज, चिनाब और झेलम के मध्य और सिंधु सागर, मुख्य रूप से जो झेलम आ रही है वो इसके मध्य आ रही है। तो इस प्रकार से आप इस नदी तंत्र को बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे। और इतना कर लेंगे तो किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे वो सिविल सेवा हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, स्टेट पीएससी का हो, नेट जेआरएफ दे रहे हो या जीके जीएस का कोई भी पोर्शन कर रहे हो, अगर सिंधु से क्वेश्चन बनता है तो इस मैप के द्वारा जो आपको रिप्रेजेंट किया गया, ये गारंटी दी जा रही है कि इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लियर? तो आप अच्छी तरह से इस तरह करें। फिर आगे कि मैप में और नदियों को, गंगा तंत्र लेंगे, ब्रह्मपुत्र ले लेंगे, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और अरब सागर के मिलने वाली सारी नदियों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ विश्व के सारे नदी तंत्र पर चर्चा कर देंगे। क्लियर? तो आप अच्छी तरह से तैयारी करें और अपना ख्याल रखें।